अगर कोई शायर होता तो आपको बताता कि इस फानी जिंदगी के मायने क्या हैं। बुलबुले का रूपक इस्तेमाल करता। बुलबुले जो खबरों की दुनिया में भी पूरे दिन दिखाए, बनाए और फोड़े जाते हैं। और उसके हिसाब से देश की सबसे बड़ी खबर क्या होनी चाहिए? ये खबर होनी चाहिए कि बायकॉट की तमाम अपीलों और काउंटर अपीलों के बीच आखिरकार फिल्म एक्टर शाहरुख खान की एक फिल्म है पठान, वो आ गई है। पठान के गुणदोष से ज़्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर पक्ष विपक्ष में बात हो रही है। इस पर बात की जा सकती थी। बात इस पर भी की जा सकती थी कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित करने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आईटी एक्ट के सहारे हर प्लेटफॉर्म से उसे हटवाया। अब जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं वो इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को जाहिर करने के लिए, और जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं इंक्लूडिंग सारे तंत्र, वो इसको किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका हाल फिलहाल मुकाम जेएनयू है, इस पर भी बात की जा सकती थी। पर हमें लगा कि इन दोनों से भी ज़रूरी कोई बात है जो देश से जुड़ी हुई है, देश की विदेशियों के साथ नीति से जुड़ी हुई है। एक गंभीर प्रश्न है, नरेंद्र मोदी सरकार का एक बड़ा बदलाव है, इसलिए उसके बारे में बात की जानी चाहिए आपसे। बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान चले जाओ। भारत में ये सलाह किसे और क्यों दी जाती है? इससे हम आज एक बार फिर अपना वक्त गंवाएं क्या? फिर से आपको बताएं कि 2014 में भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो मोदी विरोधी हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, और अक्टूबर 2022 में गुगली फेंकते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ने बीजेपी से कह दिया था कि अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। सबको पाकिस्तान भेजने में लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पंजीरी बट रही हो। प्रायः भारत में लोग पाकिस्तान भेजे ही जाते हैं, वहां से लोग बुलाए नहीं जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने मुहावरा पलट दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ओर से न्योता मिला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? बिलावल अली भुट्टो। ये वही बिलावल हैं जो पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के ऊपर, भाजपा के ऊपर और भारतीय सरकार के ऊपर गंभीर टिप्पणियां कर चुके हैं। और गंभीर क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए नहीं कि उन टिप्पणियों में बहुत तत्व था या नहीं था, वो सब विवाद का विषय है, क्योंकि इसका भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पुरजोर जवाब दिया। पर अब उन्हीं बिलावल भुट्टो को भारत आने का न्योता भेजा गया। क्यों? क्योंकि मई में हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का शिखर सम्मेलन। यह सामान्य सी बात है कि सम्मेलन में जब सारे सदस्यों को बुलाया जा रहा है तो पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा। पर यह वैसा ही लगता है प्रकट तौर में सुनने पर कि शादी में कार्ड तो सब रिश्तेदारों को दिया ही जाता है। लेकिन अगर 12 बरस के बाद पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भारत आने की गुंजाइश बने तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। बरसों से रिसानी बुआ को या मामा को न्योता भेजा जाता है तो बाकी रिश्तेदार भी वही चर्चा करते हैं कि अरे इस बार वो भी आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? बुलाया क्यों गया? इन सब को फिर से राजनीति की ककरीली राह पर लेकर आते हैं। हम जानते हैं कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ शांति की बात कर चुके हैं। तो बिलावल को भेजे न्योते में SCO वाली औपचारिकता से परे क्या देखा जा सकता है? क्या वो बर्फ पिघलेगी जो पुलवामा हमले के वक्त जमी थी? इन सारे सवालों के जवाब आज दी लल्लन टॉप शो में हम खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और ये है लल्लन टॉप शो। भारत सरकार का सबसे बड़ा औपचारिक कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस समारोह। सेना परेड करती है, साथ में सरकार का हर विभाग लंबी चौड़ी तैयारी, क्योंकि 26 जनवरी के रोज समारोह में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 25 जनवरी की शाम तक सारी तैयारी पूरी कर ली जाती है, क्योंकि तभी भारत के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। और इसी माहौल में खबर आती है कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के जरिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत आने का न्योता भेजा। मई में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है गोवा में, और इसी के साथ SCO देशों के मुख्य न्यायाधीशों की भी बैठक होनी है। और इसके लिए भी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उमर अता बंदियाल को न्योता भेजा गया। शो की तैयारी तक पाकिस्तान की तरफ से जवाब की जानकारी नहीं आई थी। लल्लन टॉप शो और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के हमारे रोजाना के बुलेटिन दुनियादारी में हम कई बार SCO के बारे में बता चुके हैं। नियमित दर्शक जानते हैं इस संगठन में भारत और पाकिस्तान के अलावा रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। ये सारे देश मिलकर आर्थिक और सामरिक हितों पर बात करते हैं, समझौते करते हैं जिसमें कई पक्षों को फायदा मिलता है। संगठन के सारे देश मिलकर कुछ कहें तो दुनिया में सुना भी जाता है, क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण देश हैं, भारत, चीन और रूस। स्वाभाविक रूप से एससीओ के सारे देशों के विदेश मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों को वैसे ही न्योते भेजे गए जैसे पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान को भेजे न्योते को अलग से देखने की जरूरत क्या है? इसके लिए भारत पाकिस्तान संबंधों के रिकैप की जरूरत पड़ेगी। हाल के दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच संबंध में खटास की 2 प्रधान वजह हैं। फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा हमला, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। फिर अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया जाना और जम्मू कश्मीर का विभाजन। भारत पाकिस्तान के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिलेबस वाला विषय है, लेकिन इनकी पढ़ाई दोनों देशों की राजनीति में ज्यादा होती है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बोलना और इस बिंदु पर मुखर होकर नंबर बनाना एक पुराना खेल है, जिसमें क्रमशः नए खिलाड़ियों की एंट्री होती गई। अभी हमने जो 2 घटनाएं आपको बताई, उनके मामले में भी ये बात लागू होती है। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक की, जिसका जवाब अगले दिन पाकिस्तान ने दिया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, जो तब विंग कमांडर थे, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को खदेड़ते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्रैश कर गए। 2 दिन में उनकी सकुशल वापसी हुई और महीनों बाद पता चला कि 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो हमारी अपनी ही मिसाइल से गिराया गया था। इस घटना से पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ भी खत्म हो गया कि उनके पास परमाणु बम है, तो भारत कभी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक और पहलू है। पुलवामा हमले के बाद जो कुछ हुआ, उसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से सीमा के दोनों पार हुआ। अगर आपको याद करने में मुश्किल आ रही है तो इन भाषणों को सुनिए। मैं ये भी जानता हूं कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी 2 वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान में इमरान खान बैकफुट पर थे। उनसे संसद में दनादन सवाल पूछे जा रहे थे। इसलिए जब बालाकोट स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तानी कार्रवाई हुई, तब जाकर उन्होंने अपने हिस्से की राजनीतिक राहत पाई। अब आते हैं दूसरी घटना पर। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। सूबे के 2 हिस्से हुए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का संविधान पूरी तरह लागू हो गया। इसका जिक्र भारत की राजनीति में कितना हुआ, ये बताने की अलग से जरूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इसे एक गेम चेंजर इवेंट मान लिया, माने जिसने खेल बदल दिया। इस्लामाबाद से भारतीय राजदूत को वापस तो नहीं भेजा गया, लेकिन पाकिस्तान ने रट लगा ली कि जब तक 5 अगस्त 2019 वाला निर्णय वापस नहीं लिया जाता, भारत से बातचीत नहीं हो पाएगी। इमरान खान कश्मीर मुद्दे पर सख्त दिखना चाहते थे, इसलिए उनकी सरकार ने जोर शोर से इस बात का प्रचार किया कि वो भारत से बात नहीं करेंगे। इधर भारत सरकार ने एक लाइन पकड़ ली कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चलेंगे, और कश्मीर पर बात होनी है तो कश्मीरियों से होगी, ना कि पाकिस्तान से। विवादित अगर कुछ है तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच सार्वजनिक रूप से बातचीत होनी बंद हो गई। हमने सार्वजनिक इसलिए जोड़ा क्योंकि 2 देश कभी कभार खुफिया चैनल से भी बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। और ऐसी ही बातचीत का नतीजा था कि 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी आपसी सहमति कि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर संघर्ष विराम पर अमल किया जाए। दोनों सरकारों ने कहा कि ये फैसला डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ स्तर की बातचीत में लिया गया, लेकिन सब जानते हैं भारत पाक संघर्ष विराम का फैसला सर्वोच्च स्तर पर ही लिया जा सकता है, इसके नीचे तो काम नहीं हो पाएगा। ये सीज फायर बीते 2 साल से प्रभावी है। इसका मतलब दोनों देशों के बीच पक्के तौर पर बातचीत जारी है, और इसी के चलते भारत जम्मू कश्मीर में तैनात फौज का एक हिस्सा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेज पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद बदस्तूर जारी है।
फिर भारत जब जब आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए बैन लगाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का दोस्त चीन वीटो कर देता है। पाकिस्तानी सरकार के प्रश्रय में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकवादियों को वित्तीय पोषण मिलना बंद हो गया हो, ये भी नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए भारत जो दबाव बना पाया उसने काम किया, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अब बाहर है। इसी संदर्भ के साथ भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की संयुक्त राष्ट्र के मंच पर वो मुखामुखम हुई, जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया। भुट्टो ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो डिप्लोमेसी की दुनिया में कभी इस्तेमाल नहीं की जाती। जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को अच्छे से आईना भी दिखा दिया। इन सारी बातों के चलते आम लोग यही समझ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंची हैं, लेकिन बीते दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की इच्छा जताई। कहा, भारत के साथ 3 युद्धों ने गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई है। पाकिस्तान पड़ोसी के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर बातचीत का पक्षधर हूँ। शरीफ ने बातचीत में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से सहयोग भी मांग लिया। जैसा कि अपेक्षित था, इस खबर को दिल्ली में बड़े ध्यान से पढ़ा गया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। ऐसे में भारत की ओर से पाकिस्तान को भेजे न्योते को क्या एससीओ से इतर देखा जा सकता है? सुनिए विशेषज्ञों की राय। देखिए, पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि हालांकि पाकिस्तान उसका मेंबर है और चाइना भी उसका मेंबर है, सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक इम्पास है, जब टेररिज्म की बात आती है। और हम अलग अलग मंचों पर, स्पेशली अभी यूनाइटेड नेशंस के मंच पर आपने देखा कि किस तरह से बिलावल भुट्टो ने कुछ हिंदुस्तान के बारे में उल्टी गंगा बहानी शुरू करी थी कि हिंदुस्तान टेररिस्ट स्टेट है एक्सेट्रा, और उसका एक बहुत ही फिटिंग रिप्लाई आया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। तो मैं ये कहूंगी कि अगर पाकिस्तान आना स्वीकार करता है और उसमें अगर बिलावल भुट्टो आते हैं तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ये पॉलिसी इसमें बहुत क्लियर होगी कि कैसे पहले अगर आपको बात करनी है तो आपको टेररिज्म को वहां पे अंत उसको करना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर है। इस बात को भी समझें कि पाकिस्तान को डील करने के लिए, पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए हम एससीओ में नहीं आते। एससीओ के हम अध्यक्ष हैं और उस अध्यक्ष होने के नाते हमारा धर्म है कि हम एससीओ के सारे मेंबर्स को इन्वाइट करें। आना ना आना उनके ऊपर है, लेकिन उनके आने का मतलब कतई ये ना देखा जाना चाहिए कि हिंदुस्तान अचानक सॉफ्टनिंग करेगा अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान पे। मेरे ख्याल से ये गलत होगा, क्योंकि इस सॉफ्टनिंग का हमको कोई पहले कभी अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिला है। तो अगर आते हैं तो कुछ आप बहुत सारे मुद्दों पे बात कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान को स्टेबल बनाने के लिए। पर हम सबको पता है कि बैकडोर से किस प्रकार पाकिस्तान का एक अलग पॉलिसी है इंडिया को अनस्टेबल करना थ्रू अफगानिस्तान। तो बात करने के लिए हम बात जरूर कर सकते हैं, अपने इश्यूज को फ्लैग कर सकते हैं, पर पाकिस्तान उन पे एक्ट करेगा इस पे मेरा कोई बहुत आई एम नॉट वेरी होपफुल। देखिए, चीन के साथ हमारी सिचुएशन वही है बॉर्डर डिस्प्यूट की, और हम सब जानते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हालांकि चीन के साथ हमारे जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वो ज्यादा है। जैसे अभी हम बांग्लादेश में एक जॉइंट प्रोजेक्ट उठाने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली चीन का भी एक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के रीजन में। प्लस चीन से लगातार बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं, क्योंकि कई सारे राउंड्स हो चुके हैं। आपने देखा कि स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के रीजन पे के और इन सारे इश्यूज पे तो चीन से बात करना जरूरी है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि एससीओ के फॉर्मेट के थ्रू एक स्ट्रक्चर है एससीओ में जिसको कहते हैं रैड्स, विच इज द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और ये एससीओ का एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। अब ये जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, इसका काम है टेररिज्म विरोधी काम करना, और स्पेशली सेंट्रल एशिया के रीजन में जो ईस्ट तुर्किस्तान जैसे जो रेडिकल्स हैं, आइसिस वगैरह के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनको लेकर चाइना काफी वरिड होता है। और एससीओ के थ्रू हम एक ऐसा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहां पे हम इन ग्रुप्स को पर लगाम लगा सके। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की नजर से देखते हैं तो हिंदुस्तान के सामने जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान से आ रहा है, वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट स्टेट है वो खुद एससीओ का मेंबर है। तो हिंदुस्तान की नजर से रैट्स का जो स्ट्रक्चर है वो चाइना के लिए भले ही थोड़ा फायदेमंद हो, हिंदुस्तान के लिए नहीं है। बायलैटरल इश्यूज में डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा लगातार कहना होता है चाइना से कि कैसे हम नॉर्मैलिटी की तरफ लौटेंगे एलएसी पर अगेन लाइक आई हैव सेड इसके पहले कि इस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे को ध्यान ये रखना है कि हिंदुस्तान का जो ऑब्जेक्टिव एससीओ को लेकर है वो कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया का कनेक्ट, ईरान से कनेक्ट चाबहार के नाते, और नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर जो एकमात्र एक बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिसमें ना चाइना मेंबर है और ना पाकिस्तान। तो हमें इन चीजों को हमें इस पर हमें ट्रैक्शन गेन करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। पाकिस्तान और चाइना से बातचीत होना न होना उसमें कोई बहुत असर नहीं देखने को मिलेगा। अगर भुट्टो भारत आते हैं तो 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत आएगा। ऐसे में वो कौन से मुद्दे होंगे जिनकी चर्चा हो सकती है?
अब ये भी जान लीजिए। किससे बात कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो का क्या अस्तित्व है पाकिस्तान की राजनीति में? मैं तो ये कहूँगा कि जब ये मई में गोवा में मीटिंग होगी तब तक ये विदेश मंत्री रहेंगे भी नहीं, ये भी नहीं पता, क्योंकि ये सरकार बॉर्डर टाइम पे है। ये सरकार सिलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड सरकार है। और इनके पास अपनी सरकार बच जाए, इनकी इकोनॉमी बच जाए, यही इनको बहुत बड़ा खतरा है। ये भारत के साथ क्या बात करेंगे? इनका कहाँ इनके पास अथॉरिटी है भारत के साथ बात करने की? आखिरी सवाल यह है कि भारत एससीओ का अध्यक्ष है और इसी हैसियत से उसने पाकिस्तान को दावत दी। क्या हमें अध्यक्ष बनने का कोई अतिरिक्त फायदा मिल सकता है? हम इस मौके का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, एससीओ यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस वक्त भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। उसके साथ ही भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। तो एससीओ से पर्टिकुलरली जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, वो बेसिकली यूरेशियन स्टेट्स के साथ इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फर्दरिंग है, मतलब और डीपनिंग ऑफ रिलेशंस विद यूरेशिया। अब यूरेशिया में जो बेसिकली जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, क्योंकि उनसे हम और किसी प्लेटफॉर्म पर एक समूह के तौर पर नहीं डील करते। एससीओ एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ऐसे हम डील करते हैं। दूसरा रीजन हम एससीओ को लेकर इसलिए अपना एफर्ट डालते हैं क्योंकि एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी ईरान उसका ऑब्जर्वर स्टेट है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ईरान भी आगे एससीओ का मेंबर बनेगा। और इंडिया और ईरान की जो कनेक्टिविटी है, स्पेशली जो नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर वगैरह, ये वाले जो हमारे जो आउटरीच है, उनके लिए भी हमें एससीओ की जरूरत पड़ती है। तीसरा, एससीओ की जरूरत हमें पड़ती है क्योंकि अफगानिस्तान भी एससीओ का एक मेंबर है और अफगानिस्तान में अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए हमको एक और मित्र देश का वहां सपोर्ट मिलता है जो है रशिया, और इसी तरह से हम ईरान को भी इसीलिए बैलेंस करते हैं। तो एससीओ हमारे लिए इन कारणों से इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त फायदा कोई मेंबर होने का मुझे नहीं बहुत समझ में आता, लेकिन हमारी जो एंगेजमेंट पॉलिसी है एससीओ से, उसके जो कोर में ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। भारत और पाकिस्तान ने 75 साल एक दूसरे से लड़ते हुए बिता दिए। ऐसे में अगर किसी भी बहाने से उनके बीच शांति की गुंजाइश पैदा होती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और पाकिस्तान समेत भारत के तमाम पड़ोसियों से संबंध बेहतर हो। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।